क्या किसी की डेथ प्रेडिक्ट की जा सकती है? मतलब ये एज में आपकी डेथ हो सकती है, आपके हिसाब से क्या अभी हम वर्ल्ड वॉर 3 देख सकते हैं? हाँ, एकदम। अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं, तो 29 में भी क्या वो कंटिन्यू रहेंगे या फिर कोई रिप्लेस करेगा उनको? तो केतु की महादशा में उनकी हेल्थ इश्यूज बहुत बहुत ज़्यादा आएगा। वो धीरे धीरे रिटायरमेंट के बारे में सोचेंगे। कि बीजेपी भी काफ़ी ट्राई कर रही है वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के लिए कि उनकी सीट्स बढ़े, और ममता बनर्जी जो है वो उनका ऑलरेडी दबदबा बना हुआ है वहाँ पर, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? ममता बनर्जी की तो मैंने पिछले साल ही एक प्रेडिक्शन किया था जो जो सच हुआ है। जो स्टॉक मार्केट है, ये अभी किस तरीके का उसका ट्रेंड रहेगा? 2025 2026 बियरिश दोनों साल है। क्वेश्चन काफ़ी अराइज होता है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में इतना अच्छा ज्ञान है, तो एस्ट्रोलॉजर बिलियनियर क्यों नहीं? हमने ऐसा भी देखा है कि जो कुंडलियाँ मिलाते हैं शादी में, तो कुंडली मिल जाती है, काफ़ी अच्छे गुण मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा डिवोर्स अभी एट प्रेजेंट हमको देखने को मिल रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? जो ये हॉरोस्कोप मैचिंग है, पत्रिका मिलन, दिस इज जस्ट द 15% ऑफ द एंटायर प्रोसेस। अभी हमें वर्क बोर्ड जो है वो भी आता हुआ देखने को मिल रहा है, तो ये पास होने के बाद हमको बाहर लोग रोड पे भी निकलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। शाहीन बाग नहीं पता है बीजेपी को। बीजेपी के टाइम में, मोदी जी के टाइम में ही हुआ था। आपसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास है। जैसे मेरी इसमें अगर बिजनेस नहीं है, लेकिन अगर मुझे चाहिए कि नहीं मुझे बिजनेस ही करना है लाइफ में, तो क्या कोई ऐसा तरीका है, टोटका है, जिससे मैं कंप्लीटली इसको चेंज करके? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि कल किसने देखा है, मगर अगर मैं आपसे कहूं कि आज हमारे साथ वो गेस्ट है जिन्होंने एक्चुअल में कल देखा है। अगर आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाओगे तो आपको कई सारे ऐसे ट्वीट्स मिलेंगे जहां पर जियो पॉलिटिक्स, स्टॉक मार्केट, रिलेशनशिप्स, ये सभी से रिलेटेड उनके ट्वीट्स है और एकदम सटीक प्रिडिक्शन उनके द्वारा किया गया है। तो स्वागत कीजिए आज के पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजर शर्मिष्ठा मैम का। तो मैम, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो हमारी जो ऑडियंस है, जैसे काफ़ी एस्पिरेंट्स है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ये काफ़ी जिज्ञासा रहती है कि नई चीज़ सीखने के लिए कि क्या होता है, क्या होता है। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी, ये मतलब हमारे चैनल पे आप पहले गेस्ट हो जो एस्ट्रोलॉजर हो, तो इसीलिए सबसे पहले तो हमारे ऑडियंस के लिए एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, अगर आप लेमन लैंग्वेज में समझा पाए तो? थैंक यू वेरी मच मयूर फॉर कॉलिंग मी ओवर हेयर। और अगर मैं बहुत ही आम भाषा में बताऊं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, ज्योतिष शास्त्र क्या है, वो वेदों के अंग है। वेदों से आए हुए हैं, महादेव जी से मुनि ऋषियों के थ्रू परंपरा के हिसाब से हम तक पहुंचे। अभी तो सारे जो ज्ञान है फुल्ली नहीं है, लुप्त हो चुकी है, कलयुग है। पर अगर ज्योतिष क्या है, कैसे काम करता है, वो है एक ऐसे टूल्स है। ज्योतिष एक ऐसा टूल्स है जिससे आप लोगों की भविष्य क्या हो रहा है, कर्म की चीज़ें समझते हो। जैसे आप मेडिकल साइंस में पढ़ाई करते हो, तो लोगों की उसकी बॉडी की जो कंपोजिशन है, किस चीज़ की कमी है, डेफिशिएंसी है, कैल्शियम कमी है कि विटामिन कमी है कि कोई चीज़ ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ये आप देख पाते हो, है ना। मुझे नहीं पता होता है, आपको नहीं पता है, एक डॉक्टर के पता होता है। सिमिलरली एक एस्ट्रोलॉजर को पता है आपकी कार्मिक लेन देन, बैलेंस अकाउंट कहाँ क्या हो रही है, और उसके हिसाब के आपकी इस जन्म में आपका क्या होने वाला है। आपकी अच्छी शादी होगी, बुरी शादी होगी, आपके आपके आपको बहुत अच्छे पोजीशन में आपको जॉब मिलेगा कि आपके पतन हो जाएगी, यू विल बी इन हायर पोजीशन, देन यू विल बी आउट ऑफ इट। ये सारी चीज़ें हम एक हॉरोस्कोप से देख पाते हैं। और हॉरोस्कोप क्या है? व्हेन यू आर बॉर्न, जब एक बच्चा पैदा होता है, एग्जैक्टली उस टाइम में स्काई में हर एक प्लैनेट जितने जितने डिग्री में थे, उस डिग्री का एक नक्शे का नाम ही हॉरोस्कोप है। और उसको डिकोड करना, जो जो शास्त्र से आप इसको डिकोड करना सीखते हो, उसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। दैट्स इट। अमेजिंग। अभी जैसे हम आपके जो प्रेडिक्शंस रहे हैं पॉलिटिक्स को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर, उस पर तो जाएंगे, लेकिन अभी जैसे आपने जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को डिफाइन किया, तो इससे आपकी जो डेप्थ है, जो समझ है, वो पता चलती है। तो मुझे ये जानना है कि जैसे जो मैक्सिमम ऐसे हम देखते हैं लड़कियां, उनका जो करियर होता है कि चलो करियर हम मेडिकल में कर लेंगे या करियर हम किसी कॉरपोरेट सेक्टर में कर लेंगे, इस तरीके से हमें करियर देखने को मिलता है। तो ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी हम देखें तो मोस्टली जैसे जो टैरेट कार्ड रीडिंग होते हैं, उसमें हमें लड़कियां ज़्यादा देखने को मिलती है, और स्टॉक मार्केट में तो मतलब मुझे कोई दिखा ही नहीं जो मतलब एक फीमेल है और वो प्रिडिक्शन कर पा रही है स्टॉक मार्केट का। तो ये कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई? कैसे आपको ऐसा लगा कि मुझे इसमें करियर करना चाहिए? जैसे हर आप थोड़ी देर पहले भी एक बार बता रहे थे मुझे, कुछ दिन पहले, कि
स्टूडेंट्स में इंक्विजिटिवनेस होती है और चीज़ नए जानने की, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है। तो वैसे ही कुछ था शुरू में कि पामिस्ट्री समझना है, किताब पढ़ना है, ऑल दिस थिंग्स। पर मैं ये सारा क्रेडिट मेरी एस्ट्रोलॉजर बनने की जो है स्टार्टिंग का तो मैं दूंगी जो भी बाज़ार में एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए, पंडित जी बैठे हुए उनको, क्योंकि उनके पास में जाती थी जब मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी। वही इंक्विजिटिव दिमाग है, जानना है आपको भविष्य क्या है, और वो आपको वही घुमा फिरा के जवाब देते थे, उसी में गोल गोल घूम के हाँ हो जाएगा, देख लीजिए, हो सकता है। आपको वो लोग बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत करते हैं, बट दैट इज़ नॉट प्रेडिक्शन। आपको जानना है एकदम प्रिसाइज बातें। तो थक के मैंने एक दिन कहा कि नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजी सीख लूंगी, क्योंकि जो भी है उसी कुंडली से तो पढ़ के बताते हैं ना। सो एवरीथिंग इज इन दैट हॉरोस्कोप। आई विल लर्न समडे एंड आई विल डू समथिंग। ऐसे करते करते टाइम निकल गया एंड एज ए हॉबी आई स्टार्टेड गोइंग टू भारतीय विद्या भवन, मुंबई में है। तो वहाँ पे मैं ज्योतिष की पूरा कोर्स होती है, ज्योतिष विद और ज्योतिष विशारद। ज्योतिर्विद ज्योतिर्विशारद का 5 साल का कोर्स है। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि चलो शुरू किया जाए। एंड दैट एस्ट्रोलॉजी कॉलेज सिस्टमेटिक, एवरीथिंग नीड्स सिस्टमेटिक स्टडी। जैसे आप कह रहे थे लड़कियों को सेफ लगता है मेडिकल पढ़ना, तो उसमें आपको 5 साल सिस्टमेटिक स्टडी है, तो यहाँ पे 5 साल सिस्टमेटिक स्टडी है। तो वो सिस्टमेटिक स्टडी के थ्रू जब मैं जाने लगी, पहले तो वहाँ से शुरू हुआ हाउ टू मेक हॉरोस्कोप मैनुअली। आपको जितने भी इंस्टाग्राम में एस्ट्रोलॉजर वगैरह देखते हैं, वो सब क्या है कि आपके पास ऐप है, आप अपना बॉडी टेस्ट डालते हो, ऑटोमेटिकली आपकी कुंडली बन के आती है। आपको कुछ पता ही नहीं है, हाँ, आपको कुछ समझ नहीं है कि आपने ये बनी कैसे है। सो वहाँ से फ्रॉम द स्क्रैच शुरू किया है सीखना हाउ टू मेक ए हॉरोस्कोप मैनुअली। लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन, मैथमेटिकल साइड इज देयर। आपको ट्रिगोनोमेट्री थोड़ी बहुत पता होना पड़ेगा, हाउ टू मेक द हॉरोस्कोप एंड ऑल। तो वहाँ से शुरू होते होते मुझे समझ आया कि नहीं, दिस इज समथिंग आई कैन डू 24/7। मैं 24 घंटा कर सकती हूँ। मैं फ़्लाइट में हूँ तभी भी मैं एस्ट्रोलॉजी की किताब पढ़ पाती हूँ, जबकि उतनी समझ नहीं आती थी उस टाइम में, बट आई केप्ट ऑन गोइंग ऑन एंड बाय द टाइम आई वाज इन थर्ड ईयर आई रियलाइज कि नहीं, मुझे 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 बहुत कुछ समझ है जो शायद फिफ्थ ईयर लोगों को समझ नहीं है। सो बिकॉज इट वॉज इनबिल्ट इन मी पर हैप्स। सो हर एक इंसान एक चीज़ के लिए डेस्टिन्ड होता है, तो सीखती गई। एज ए हॉबी आई स्टार्टेड। और जब शुरू में लोग आते थे मेरे पास कुछ जानने की, अच्छा आप एस्ट्रोलॉजी आती है, तो मैं खूब बोलती थी, जो मन में आए बोलती थी, बिकॉज देर आर नो आपके पास ऐसी कुछ नहीं होती थी कि आप पैसे नहीं ले रहे हो तो कुछ भी बोलो। तो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं, आई नीड टू हैव सम लिमिट ऑफ टॉकिंग, कि मेरे अंदर एक अकाउंटेबिलिटी होनी पड़ेगी। आई स्टार्टेड टेकिंग मनी फ्रॉम देयर, क्योंकि आप अगर 5 रुपये भी लोगे, आपके दिमाग में होगा नहीं दैट पर्सन पेड मी, तो मुझे थोड़ी सही बात करना है, कुछ भी नहीं बोलना है। सो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड गोइंग ऑन। सो इनिशियली आप जब एस्ट्रोलॉजी सीखते हो, वही चीज़ होती है, शादी देखना है, पैसे देखना है, रिलेशनशिप देखना है, उन सारी चीज़ों से शुरू होती है। और जो मुंडेन लेवल में होती है, इलेक्शन कौन जीतने वाले हैं, कहाँ पे भूकंप होने वाला है, वार कौन सी देश में होगी, क्या है क्या नहीं, स्टॉक मार्केट, वो तो बहुत दूर की बात होती है। एंड देन व्हेन यू आर ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस फॉर 10 ईयर्स और सो, तब आपको समझ आती कि नहीं, आप थोड़ा बोर्ड हो गए हो, आपको बाकी चीज़ जानना है, देखना है, समझना है, तो आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की तरफ ध्यान देते हो। और उससे होते 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 सो इट टेक्स एटलीस्ट 12, 13, 14 ईयर्स टू रीच स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ वेरी वेरी फ्लक्चुएटिंग। बहुत डाटा की ज़रूरत है, तो आपकी ब्रेन और आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी टेक्निक होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए स्टॉक मार्केट की इस फ्लक्चुएशन को समझने के लिए। आपको बहुत सालों से प्लैनेट की जो ट्रांजिट में बहुत ध्यान देना होता है, हर एक नक्षत्र के ऊपर इतनी गौर होनी पड़ती है कि हाँ, नाउ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आपको पता है हाउ टू रीड द स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी। सो देन यू रीच। लेकिन ऐसे जैसे होता है कि जो घर वाले होते हैं वो भी काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं कि अगर ये जो मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, ये छोड़ के अगर कोई भी करियर बच्चा चूज कर रहा है, तो उनको बड़ी इनसिक्योरिटी होती है कि ऐसे मत नॉट अ करो। सेफ बैट, नॉट अ हाँ। सेफ बैट। तो ऐसा आपके साथ नहीं हुआ कभी? नहीं, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी में जब 18 साल, 20 साल, 25 साल में शुरू नहीं किया था, काफ़ी लेटर एज में शुरू किया था। तो मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में गई, तो वो सब मेरे लिए बहुत सेफ जोन की जो प्ले है, वो मैं करके आ चुकी थी। एज आई सेड, एज ए हॉबी आई स्टार्टेड, दैट वाज नॉट माय प्रोफेशन। एज ए हॉबी आई स्टार्टेड कि चलो मुझे भी थोड़ी देखना है, सीखना है, मुझे अपनी हॉरोस्कोप देखने के लिए, जानने के लिए मुझे ये सीखने जाना था। सो एंड देन इट केप्ट ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, क्योंकि कोई
फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर बनेगा ये सोच के कोई एस्ट्रोलॉजी में आ जाए एंड ही विल बी सक्सेसफुल, आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल। कोई यही बनने के लिए आपको है नहीं हो सकता है। आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है, सीखते जाएंगे और डेली सीखती हूँ। इतनी मोटी चश्मा लग गया मुझे क्योंकि मैं सीखती ही जा रही हूँ, पढ़ती ही जा रही हूँ। सो इट्स नेवर एंडिंग थिंग। आपको 2-4 जन्म कम पड़ जाएगा। आपको बस सीखना और जानना, इम्प्लीमेंटेशन उसके हिसाब से आना है। आप आगे जाके किस चीज़ पे, वास्तु पे अच्छे हो जाएंगे, कि आपकी जो नॉर्मल जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उस पर आप अच्छा होंगे, कि कुछ स्पेशलाइजेशन चीज़ें जाएगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग जैसे मैं स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी में, या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बोलिए, तो सबके अलग अलग चीज़ है, वो बाद में ही पता चलता है। एमबीबीएस तक ऑल सेम, उसके बाद स्पेशलाइजेशन आपकी चीज़ें, आपके मेरिट बताएगा व्हाट यू आर मेड फॉर। तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी, बेसिक एक्सपीरियंस, दैट इज़ ऑल नीडेड। उसके बाद अपने आप आपको पता चलेगा व्हाट यू आर मेड फॉर, वेदर यू आर टू स्टे इन एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड और नॉट, वो तो समय आपको बता देगा। जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है, उसके बाद मैं शिफ्ट होके यूपीएससी क्लासेस ये सब लेता हूँ। तो जैसे मुझे अपने पेरेंट्स को वो डायलॉग मारना पड़ा था जो थ्री इडियट्स में मारते हैं ना, कि थोड़ा कम कमा लूंगा लेकिन खुश रहूंगा। तो आपको ऐसी आपको ऐसी नहीं, एकदम नहीं है। दैट वाज अ सेफ बैट, और मेरे पेरेंट्स को लगा कि मैं कुछ सीख रही हूँ, आई एम जस्ट लर्निंग समथिंग, तो उसमें मुझे कोई परेशानी एकदम नहीं हुई है। एंड बट माई पेरेंट्स आर ऑलवेज प्राउड ऑफ वट एवर आई हैव डन, क्योंकि इट्स नॉट माई, मेरे फादर मेरे टीचर थे थ्रू आउट लाइफ। वन टू इंजीनियरिंग, एवरीथिंग वॉज माई फादर। मुझे कभी बाहर जाके ट्यूशन लेना नहीं पड़ा, इट वॉज एवरीथिंग फ्रॉम माई फादर। वो म्यूज़िक हो, एवरीथिंग। तो मेरे पापा कहते थे कि आई मीन बच्चे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, और मैं भी खेलना को, मेरे टाइम में तो मोबाइल नहीं थी, बच्चों के साथ खेल कूद ही सबसे ज़्यादा था 70s में। तो मेरे फादर कभी कभी इतने थक जाते थे, बोलते थे मेरे बाबा कि इतना पढ़ाई कर, इतना खेलना हो गया है, अभी अगला 5 साल का सब बंद है। कोई भी चीज़ करना है मीडियो का नहीं करना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इफ़ यू वांट टू बी ए, इफ़ यू वांट टू प्ले गेम, देन यू नीड टू बी द बेस्ट ऑन दैट। ये भी नहीं वो भी नहीं तो क्या करना है। सो दैट वन थिंग वॉज सो मच इन मी विच इज़ नॉट गुड एक्चुअली, कि आपको ये जो सुपरलेटिव डिग्री वाली चीज़ है, दिस इज़ एक्सट्रीम, कि है तो आपको बेस्ट ही होना, नहीं तो आपको नहीं करना है। सो ये चीज़ मेरे फादर ने मेरे दिमाग में इतनी डाल दिया था कि इन एवरी थिंग आई फील द सेम थिंग, आई विल डू इधर द बेस्ट थिंग और आई विल नॉट। और इससे आपको बहुत फ़ायदा भी मिला है, और इससे आपकी वजह से दूसरों को भी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। अभी थोड़ा हम जो पॉलिटिक्स है उसकी थोड़ी बात करते हैं। तो जैसे आपने पॉलिटिकल सिनारियो में भी आपके अगर ट्वीट्स देखे तो काफ़ी आपने सटीक प्रिडिक्शंस भी किए हैं। तो अगर हम 2024 में देखते हैं तो ठीक है, अभी एनडीए की गवर्नमेंट हमको देखने को मिल रही है। लेकिन 2029 में, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये जो सरकार है पूरी नहीं चल पाएगी, मतलब बीच में ही जो सरकार है वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब बीच में ये टूट सकती है, 2029 तक ये सरकार चलेगी, और फिर 2029 में क्या हाल हो सकता है? गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ने तो इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया लोगों में। अब लोग मुझे बहुत बार पूछते रहते हैं ये चीज़, आपके माध्यम से सबको पता चलेगा कि बीजेपी की सरकार है, जो एनडीए है, जो भी है, मेन तो बीजेपी है क्योंकि नंबर उनकी ज़्यादा है, और प्रधानमंत्री जो है बीजेपी के हैं, सांसद है। सो बीजेपी की एक गवर्नमेंट जो बनी है 2024 में, बीजेपी की ही गवर्नमेंट कंटिन्यू रहेगी, और बीजेपी की गवर्नमेंट कंटिन्यू अगले 15 से 17 साल तक आराम से रहेगी। अब बात आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की आती है कि 2029 में क्या होगा। एनडीए की गवर्नमेंट दोबारा बनेगी, बीजेपी की आप नहीं कह सकते, क्योंकि फिर से मिलीजुली सरकार बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 2029 में बीजेपी को दोबारा मेजोरिटी मिलने वाली है। एनडीए की ही गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। तो फिर जैसे होता है ना कि जो कांग्रेस है वो काफ़ी अभी प्रोजेक्ट कर रही है कि राहुल गांधी जी जो है वो अगले प्राइम मिनिस्टर बनने ही वाले हैं। तो फिर राहुल गांधी जी को लेकर आपका क्या कहना है? आपने तो 15 साल बोल दिया अभी एनडीए का, तो राहुल गांधी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस कब के हैं फिर? राहुल गांधी जी का, मैं बोलूँगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीरियड चल रही है उनकी लाइफ की, उनकी कैरियर। अभी यस, दिस इज हिज बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीरियड। 99 वाला, मतलब जो अभी 99 उनके आए हैं, ये सबसे बेस्ट था उनका है। हाँ, 99 इज द बेस्ट नंबर फॉर हिज करियर एक्चुअली, आई विल से। तो अब 99 के साथ तो वो पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं। वो हमारे एलओपी है, एंड ही इज़ नॉट लेस इन एनीथिंग, क्योंकि एलओपी की बहुत बड़ी एक क्या होती है, आपकी आपकी जो स्टेच्योर है, इट्स हाई स्टेच्योर, फाइन। अभी तो बहन के साथ भी बैठ गए हैं, तो पूरी फैमिली वहाँ पे है।
पर मैं बोलूँगी कि 2027 में उनकी मर्क्यूरी की भुक्ति शुरू होने वाली है, अंतर्दशा शुरू होने वाली है। वहाँ से उनकी धीरे 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 जो है थोड़ी डाउनफॉल आप देखेंगे। और जब 2029 में जो इलेक्शन शुरू होगा, उस टाइम में उनकी जो है केतु का प्रत्यंतर दशा शुरू होगा। तो आपको पीएम बनने के लिए आपको कैंडिडेट होना पहले ज़रूरत होती है कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। सो कैंडिडेट ही रहेंगे 2029 में, मुझे तो वो ही नहीं लगता है, तो बनना तो बहुत दूर की बात है। तो जब केतु आती है ना, आपको पता है केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको अकेला कर देता है। इट गिव्स लोनलीनेस, इट गिव्स स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत करता है इंसान को। फिर लगता है अकेले में रहूँ, अकेले को अपनी पूरी ज़िंदगी को फिर से स्कैन करूँ थोड़ा सा। सोशलाइजिंग करना, बाहर जाना, लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है। लोग भी आपको अलग कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे ही होती है ज़िंदगी में। तो आपको पता चलता है कि ओ एक्चुअली नो वन इज़ माइंड, मैं अकेले ही खुद हूँ और परमात्मा मेरे लिए है और कोई नहीं है मेरा। सो ये सारे जो फीलिंग है उससे वो गुजरने वाले हैं जब 2029 की मतलब इलेक्शन का टाइम आएगा। तो मेरे तरफ से ये कहना है कि 2029 में तो वो शायद पीएम कैंडिडेट ही नहीं रहेंगे, तो बनना तो बहुत दूर की बात है। तो उसी से मेरा फिर दूसरा सवाल जो है वो शुरू होता है कि फिर 2029 में जैसे अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं, तो 29 में भी क्या वो कंटिन्यू रहेंगे या फिर कोई रिप्लेस करेगा उनको? मुझे नहीं लगता है 2029 में ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि इससे पहले ही 2027 के आसपास मोदी जी के जो एक उनके दशा भुक्ति भी चेंज हो रही, जैसे मैंने कहा केतु। तो जब उनका केतु का पीरियड आएगा, इससे पहले ही आने वाला है, 26 के एंडिंग में ही शायद शुरू होगी। तो अगेन द सेम थिंग, मुझे लगता है उनकी हेल्थ, उनकी तो एज भी हुई है, उनका हेल्थ उनको थोड़ा मुश्किल करेगा, क्योंकि हमने इतने सालों से एक बार के लिए भी नहीं सुना कि मोदी जी की हेल्थ इश्यूज़ है। कभी वो डॉक्टर के पास गए, ये वो कुछ भी नहीं आया सामने। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपके घर में पेरेंट्स से उसी उम्र के, मेरे घर में पेरेंट्स से उसी उम्र के, और मुझे पता है कि होती रहते, मुझे ही होती है टाइम टू टाइम प्रॉब्लम, आपको भी होती होगी। बट वी हैव नेवर हर्ड इन 10 years कि मोदी जी डॉक्टर के पास गए या कुछ भीषण कुछ परेशानी आ गई है, नेवर एवर। तो वो बहुत डिटरमाइंड है, काम कर रहे, चल रहे हैं। पर अब एक हद तक ना, तो केतु की महादशा में उनकी हेल्थ इश्यूज बहुत बहुत ज़्यादा आएगा। वो धीरे धीरे रिटायरमेंट के बारे में सोचेंगे, और मुझे लगता है कि जो देश का मापदंड वो किसी और के साथ, और के हाथ में वो देने वाले हैं। तो मोदी जी और एक बार मुझे नहीं लगता है। आ, तो फिर क्या आप मतलब ऐसे कुछ रिवील कर सकते हो कि आपको कौन नो लगता है आइडिया, नो 29 में आइडिया, कौन नो उनको आइडिया, रिप्लेस? क्योंकि वो डिपेंड करेगा आप उस टाइम में। हाँ, योगी जी की बहुत ज़्यादा चांसेस है एक्चुअली देखा जाए तो। सो इट्स योगी जी, वी कैन काउंट, क्योंकि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनकी पूरी हॉरोस्कोप जो है ना, उसमें जो केतु जिस तरीके से कोट चक्र के अंदर बैठे हुए ना, इट सेज उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी जो विरक्ति वाली भाव, सिर्फ और सिर्फ इन स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो हम देख भी रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर बात करूँ। सो परहैप्स दैट समथिंग विच विल वर्क, पर अब तो टाइम बताएगा जैसे जैसे जाएगा। मोस्टली उनके चांसेस है। अच्छा। और जैसे अभी हम देखते हैं कि इंडिया में भी काफ़ी अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स के इलेक्शंस हो रहे हैं। तो उसमें जो एक इलेक्शन काफ़ी दिलचस्प मोड़ ले रहा है वो है वेस्ट बंगाल का, क्योंकि बीजेपी भी काफ़ी ट्राई कर रही है वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के लिए कि उनकी सीट्स बढ़े। और ममता बनर्जी जो है वो उनका ऑलरेडी दबदबा बना हुआ है वहाँ पर। तो उनके बारे में आपकी क्या राय है, मतलब इस इलेक्शन में उनका क्या हो सकता है? ममता बनर्जी की तो मैंने पिछले साल ही एक प्रेडिक्शन किया था, जो जो सच हुआ है कि अगस्त सितंबर के बाद से उनके जो है लोग उनके खिलाफ रास्ते में आएंगे पहली बार। एंड दैट्स व्हाट हैपन बिकॉज ऑफ दैट यू नो आरजी कौर केस। ममता बनर्जी की जो राशि है वो है मेष राशि, और उनका गुरु जो है एग्जॉल्टेड है 4th हाउस में, भरणी नक्षत्र है। तो 2027 से उनकी तो शुरू ही होने वाली है साढ़े साथी, और लग्न में जाके शनि बैठेगा। सो मेरा ये मानना है 2026 में, नेक्स्ट ईयर जब इलेक्शन आने वाला होगा, उस टाइम में वैसी परफॉर्मेंस उससे नहीं, मतलब तृणमूल से, वो शी इज़ द मेन कैंडिडेट, शी इज़ द मेन लीडर। तृणमूल से उस हिसाब से हमें कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा। वो ऑब्वियसली ये सारा डिपेंड करता है कि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट कौन है।
हमें ममता बनर्जी की कुंडली पता है, उनके सब कुछ पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ममता बनर्जी की कुंडली सही नहीं है, पर जो मैंने पिछले साल भी प्रेडिक्शन किया है कि उनके खिलाफ लोग रास्ते में आएंगे अगस्त सितंबर के आसपास, सो दैट्स ऑल हैपन फ्रॉम दैट हॉरोस्कोप व्हिच वर आई हैव एक्चुअली एनालाइज्ड। तो अगर उसी को देख के दोबारा बात करूँ तो वैसा उतना चांस नहीं है कि ममता बनर्जी इस बार वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट बना पाए। पर ऑल डिपेंड, फिर भी मैं कहती हूँ एक चीज़ कि ये डिपेंड करता है कि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट कौन है। इससे भी बड़ी बात, 2026 जाने से पहले हम 2025 की बात करते हैं। 2025 की जून जुलाई से ममता बनर्जी की जो है फिर से उनको कुछ सेंटर से कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, उनके अपने स्टेट में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, सो शी विल बी ड्रैग्ड अगेन टू सेंटर और समथिंग। कुछ तो एक परेशानी उनकी जून जुलाई से, इस साल के 2025 की जून जुलाई से ममता बनर्जी की जो है उनकी पॉलिटिकल करियर में फिर से कुछ एक टर्मोइल, भूकंप मुझे दिखती है। तो पहले तो वो 2026 को क्रॉस करे, तो यहाँ 4-5 महीना उनके लिए एकदम सही नहीं है। सो वंस दिस इज डन देन विल थिंक अबाउट इट। तो मेरे हिसाब से 2026 वेरी टफ फॉर हर। और अभी जैसे दिल्ली के इलेक्शंस हुए थे और उस समय पर मतलब जो बीजेपी को सपोर्ट भी करते हैं उनका भी ये मानना था कि चलो ठीक है, मतलब काफ़ी लोग जो है वो अगेंस्ट में है केजरीवाल जी के, लेकिन फिर भी उनके सीट्स तो आ ही जाएंगे, मतलब चाहिए कितने 35 सीट्स चाहिए तो उतने तो उनके आ ही जाएंगे। लेकिन उस समय पर मुझे याद है आपका एक इंटरव्यू था, आपने कहा था कि नहीं, उनके चांसेस कम हैं। तो अभी आपको केजरीवाल जी, जैसे अभी उनकी एक सरकार पंजाब में देखने को मिलती है, बाकी अब दिल्ली से तो वो हट चुके हैं, तो उनका कमबैक होगा क्या और किस तरीके से होगा, और पंजाब में क्या हो सकता है आम आदमी पार्टी? आपकी पहले तो मैं इंटरव्यू के बारे में बात करती हूँ जहाँ से आपको मेरी प्रेडिक्शन मिली। आम, एक टीवी चैनल में मैं गई थी, इट्स नॉट टीवी नाइन भारतवर्ष जो आपने देखा है, कोई दूसरी चैनल में मैं गई थी जहाँ पे मुझे पहले से कहा गया था कि नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि केजरीवाल के बारे में ये सवाल आएगा, तो आई एम गोना टॉक अबाउट इट कि केजरीवाल जी इस बार इलेक्शन नहीं जीतेंगे, आप नहीं जीतने वाला है दिल्ली। एंड उनका कहना था नहीं, आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको उसको अलग तरीके से, आप ये नहीं बोल सकते। मैंने कहा देन हाउ इट इज़ गोइंग टू बी द प्रडिक्शन, मैं प्रडिक्शन मेरा कैसे सच होगा। तो मुझे बहुत डाइल्यूटिंग फॉर्म में वो सब चीज़ें बताना पड़ा था, तो मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। और जब ये रिजल्ट आया तब वहाँ से मुझे मैसेज आया कि वी रियली फेल्ट बैड कि आपको ऐसा है, जो भी हो। नाउ कमिंग बैक टू अरविंद केजरीवाल जी, केजरीवाल जी का मैंने कहा यस फ्रॉम 2027 ही कैन बाउंस बैक स्लोली। उसके बाद से 2027 के बाद से वो धीरे धीरे, क्योंकि उनकी साढ़े साथी जैसे ही शुरू हुई थी 2024 में, आपको पता है कितने नंबर ऑफ केसेस उनके अगेंस्ट आए, कितने केस स्कैम खुले, सब शनिदेव जैसे ही आते हैं ना, आपके सारे पास रिकॉर्ड अकाउंट खुलने लगते हैं। सो क्योंकि वो हर एक चीज़ों के हिसाब रखते हैं और उनको ब्राइब करना इतना आसान नहीं है। तो हमें पता है क्या हुआ। सिमिलरली अभी जैसे हम बाउंस बैक, मतलब किस लेवल के बाउंस बैक, वो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि क्या वो फिर से सीएम बन जाएंगे, पीएम बनेंगे, बहुत कुछ होगा। अभी जैसे हम केजरीवाल जी को कुछ उनके बारे में कुछ खास खबर नहीं सुनने को मिल रहा है। मुझे तो लास्ट मिला था कि वो विपश्यना जा रहे 10 दिन के लिए मेडिटेशन में, एकदम गायब हो रहे वो स्पॉटलाइट से, कोई कहीं पे दिख नहीं रहा है। तो ऐसे ही चलेगा 27 के मिडिल तक, एंडिंग तक। उसके बाद धीरे 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 थोड़ा सा कहते हैं ना सक्रिय राजनीति, है ना, एक्टिव पॉलिटिक्स में वो दोबारा धीरे 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 आने लगेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सीएम बन रहे, पीएम बन रहे, वो नहीं है। पर जिस हाल पे वो अभी बैकफुट पे है, ही इज़ नो वेयर, हिज प्रेजेंस इज़ नो वेयर, उस हिसाब से तो मैं बोलूँगी वो काफ़ी एक फिर से उभारते हुए फिर से दोबारा आएंगे। इतना ही है, ऐसे कुछ नहीं है, लॉटरी नहीं लगने वाली है। तो मतलब जो अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, क्योंकि एक ही स्टेट में है और अभी इतने समय के बाद वो गायब थे, अभी पंजाब में जाकर वो सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसका ब्यौरा ले रहे हैं कि कैसी फंक्शन कर रही है, क्या कर रही है। तो मतलब उनके जो स्टेट्स हैं आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की जो स्टेट्स है, तो क्या वो और इंक्रीज हो सकते हैं या आम आदमी पार्टी अब पंजाब भी खो देगी? कोई इंक्रीज तो नहीं होने वाली है, अभी इंक्रीज होने की कोई क्या नहीं है। मैं तो बोलूँगी कि वो जो इतने सारे क्या बोलते हैं, इतने सारे वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो इतना कुछ देख रहे हैं, ही इज़ असेसिंग ऑल दिस थिंग्स, आई विल से बहुत बढ़िया है। वो एसेस करे, उसके ऊपर अमल करे, ताकि वो ठीक ठाक, कम से कम वो पंजाब ठीक ठाक रहे। कुछ बढ़ने वाला तो एकदम ही नहीं है मेरी तरफ से, घटेगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई डिडंट चेक इट, बट आप इज़ नॉट गोइंग टू एक्सपांड। ओके।
अभी थोड़ी हम स्टॉक मार्केट जो है उसकी बात करते हैं। काफ़ी सारे जो लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं ट्विटर पे, आपने जो प्रिडिक्शन किया था स्टॉक मार्केट को लेकर, तो उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला, मतलब काफ़ी लोगों ने पैसा बनाया, अच्छा खासा पैसा बनाया। तो ये जो स्टॉक मार्केट है, ये अभी किस तरीके का उसका ट्रेंड रहेगा? क्योंकि आपने जिस तरीके से प्रेडिक्ट किया था 2024 का, वो तो एकदम जैसा का वैसा एक्यूरेट बैठा हुआ है। लेकिन आगे जैसे क्योंकि अभी काफ़ी करेक्शन हुआ है मार्केट में, काफ़ी बुरी तरीके से नीचे गया है। तो अब इसके क्या चांसेस है ऊपर जाने के और क्या चांसेस है कि लोग जो लॉस में गए हैं, वो प्रॉफ़िट बनाने के? प्रॉफिट तो मार्केट में बने रहेंगे तो प्रॉफिट कभी ना कभी बनेगा। ये मार्केट का एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल रूल है। आपको मार्केट में बने रहना है तो कभी ना कभी तो प्रॉफिट होना है, नीचे गया तो ऊपर भी आएगा। तो इट्स सिंपल रूल। पर 2025 2026 बियरिश दोनों साल है, बुलिश ईयर 2027 अगेन बुलिश ईयर। तो 2 साल बैठे रहे तो ठीक है। अगर कोई समझते हैं कि नहीं, जो जिस प्राइस में हमने खरीदा था उसको 2023 में जो सॉरी 25 में 2025 में 2026 में उसी के आधे दाम में मिलता है तो एवरेज करे, या फिर पहले ही निकल के दोबारा एंट्री करे। दैट इज़ ऑल ऑन दैम। एंड उसी का मैं लोगों को है ना बताती हुई आ रही थी कि देखिए मार्केट तो नीचे जाने वाला है तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए, या फिर आप देखिए एवरेज करना है क्या करना है। सो इट्स ऑल ऑन दैम, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आई कैन नॉट टॉक ऑन स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में कुछ बात नहीं कर पाती हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजिकली बताती हूँ कि लेवल क्या हो सकता है मार्केट का, कहाँ क्या है। सो 2 साल तो मार्केट ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जेमिनी में जब जुपिटर आता है और उस हिसाब से ऑपोजिट में और एक जो बड़े प्लैनेट जो है वो हमारी पूरे डेकोराम सेट करता है एक एक साल का मार्केट के बुलिश बियरिश का। तो बड़े बड़े प्लैनेट से हम उस चीज़ को देखते हैं। सो जुपिटर जो है वो जेमिनी में, सैटर्न पाइसिस में, और राहु जो है वो एक्वेरियस में। राहु एक्वेरियस में इट्स स्टिल ए बिट ओके फॉर लाइक क्रिप्टो एंड ऑल दिस थिंग्स, पर बाकी चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सारे चीज़ ये कहता है कि स्टॉक मार्केट से, स्पेकुलेशन मार्केट से पैसे कमाएं। 2 साल तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि जुपिटर इज़ गोइंग टू बी देयर इन जेमिनी। अगला साल वो कैंसर में जाएगा, वाटर साइन है, और सैटर्न ऑलरेडी इन वाटर साइन फॉर 2.5 years रहने वाले हैं। तो इतने वाटर साइन को अध्यात्म समझ आती है, लोगों का केयर करना, हेल्प करना, ये सब समझ आती है। पैसे से पैसे कैसे बनाना है ये वाटर साइन को समझ नहीं है। सो ऑब्वियसली अध्यात्म जब बढ़ता है, स्पिरिचुअलिटी की उभर के बाहर आती है, तो ऑब्वियसली पैसे की बात नहीं है ना। नॉन मटेरियल ऊपर जा रहा है, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ नीचे आ रही है। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है उसको भी समझ आएगा। सो दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। तो ये जैसे अभी आपने कहा कि जो प्लैनेट्स है, तो ये जब अलग अलग इसमें जाते हैं तो उस तरीके से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जैसे आपने अभी लॉन्ग टर्म बताया कि 2 साल का बताया, तो वैसे ही क्या ये डे टू डे एक्टिविटी पे भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं? डे टू डे एक्टिविटी में किस चीज़ के मतलब बारे में? इंट्रा डे जो होता है, जैसे कोई मतलब मार्केट आज कैसा रहे, जैसे काफ़ी लोग जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग में उनका रहता है कि जो आज कैसा जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, आज मार्केट नीचे रहेगा, तो उस तरीके से भी प्रिडिक्शन किया डेली जाता प्रेडिक्शन भी हो सकती है, पर आपकी, क्योंकि हम ब्रह्मा जी तो है नहीं, मैनी डाटाज आर रिक्वायर्ड, मैनी मैनी डाटाज। तो कहीं ना कहीं पे आप जब डेली प्रेडिक्शन करेंगे आपकी कुछ ना कुछ गलती भी होती रहेगी। और डेली प्रेडिक्शन आपको किस चीज़ के लिए करना है, तो डेली प्रेडिक्शन आप जब करते रहेंगे लोग आपकी चीज़ें सुन के खरीदेंगे, बेचेंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच रिस्की फॉर पीपल, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा करके फिर लोग शायद ये सब चीज़ें करें। सो आई थिंक नो एस्ट्रोलॉजर शुड डू वंस इन ए वाइल। इट्स गुड कि हाँ आप डेली प्रेडिक्शन 1-2 दिन दे रहे हो, बट people should not practice this one. I feel it doesn't matter how good you are. हम्म। तो जैसे अभी आपने जो स्टॉक मार्केट है इतना अच्छा आपने प्रेडिक्ट किया, काफ़ी लोगों को जैसे ट्विटर पे आपको थैंक यू भी कहते हैं काफ़ी लोग कि आपके वजह से प्रॉफिट मिला। तो ऐसा कई बार कहा जाता है एस्ट्रोलॉजर को लेकर भी कि एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी भी यूज़ की जाती है कि मतलब मूवीज़ में भी जैसे हम देखते हैं कई बार कि अगर आपको पता है तो आपका कल क्या होगा ये पहले बता दो। जैसे हमने मुन्ना भाई एमबीबीएस जो है वो मूवी में भी एक सीन देखा है। तो ऐसे सिनारियो में क्वेश्चन काफ़ी अराइज होता है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में इतना अच्छा ज्ञान है तो एस्ट्रोलॉजर बिलियनियर क्यों नहीं है? या बहुत कमेंट्स आते हैं मेरे पास, मैम आपकी प्रेडिक्शन इतने सही है, आप तो बिलियनियर हो ही गए होंगे। देखिए मैं प्रेडिक्शन देती हूँ, इट्स बिन सो मेनी ईयर्स आई एम प्रिडिक्टिंग,
और जैसे आपने लोगों ने देखा, लोग फीडबैक दे रहे हैं कि आपके कहने पे हमने प्रॉफिट बुक किया है, दिसंबर में कर लिया था, सो नाउ वी आर जस्ट सेफ, वी आर जस्ट होल्डिंग मनी, वी जस्ट वांट टू सी। हम रिलीफ फील कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा आपके कहने पे हमने गोल्ड खरीदा एंड गोल्ड इज ऑलमोस्ट 15% अप, और मेनी मेनी थैंक्स टू। अब ये जो ट्वीट है मैं सबके लिए करती हूँ, आपको भी दिखा। मेरी एक ट्वीट लाखों लोगों को दिखती है, पर उसमें से कुछ ही लोग उसको अमल करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसके ऊपर जो भी फ़ायदा लॉस वॉट एवर दे गो थ्रू इट। इससे क्या समझ में आती है? सिर्फ जो डेस्टिन्ड है वो ही उस पर कुछ करना पड़ेगा। कि आपको इससे समझ में आना चाहिए, मेरी एक ट्वीट जो प्रिडिक्शन सही हो रही है वो लाखों लोगों को दिख रहा है, पर कुछ ही लोग उसको अमल करते हैं, उसमें उसमें ध्यान देते हैं, उसके ऊपर एक्शन करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उनको उससे फ़ायदा मिल रहा है। इसका मतलब सब कोई इसके लिए बने हुए नहीं है। टाइम मैटर्स, आपका टाइम मैटर्स और आपकी डेस्टिनी मैटर करता है। इफ़ यू आर डेस्टिन फ्रॉम अर्निंग फ्रॉम स्पेकुलेशन मार्केट, तभी आपको ये काम आएगा। इफ़ यू आर डेस्टिन टू अर्न बाय गिविंग एडवाइस, जैसे मैं हूँ, मैं एडवाइस दे के पैसे कमाती हूँ, मैं स्टॉक मार्केट से नहीं कमाती हूँ। माई सिस्टर, शी डजंट अंडरस्टैंड मच एस्ट्रोलॉजी, उसको कोई लेना देना ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी से खास। कभी कभी मुझे पूछती है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कब होगा, क्योंकि उसको एक चीज़ समझ आ गई है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कुछ करता है। सो दिस इज़ व्हाट शी आस्क। फिर वो बोलती नहीं नहीं नहीं, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी। एंड शी अर्न्स मच मोर देन व्हाट आई डू। मैं तो स्टॉक मार्केट में कुछ देखती ही नहीं हूँ खास, मेरी पोर्टफोलियो में मेंटेन्ड है, पर शी डज रियली रियली वेल। उसको कोई लेना देना नहीं, मेरी ट्वीट कहाँ है क्या है कभी पूछने नहीं आती है। शी इज़ माई ओनली सिस्टर। मुझे तो 1000 बार पूछ सकती है ना ना, कुछ भी नहीं। वो अपना पुट कॉल शेयर ये दिस एवरीथिंग शी कैन डू। शी इज़ डेस्टिन्ड फॉर दैट। आई एम नॉट। आई एम एंड शी कैन नॉट। वो इतना अच्छा पैसे कमाती है, उससे आप एडवाइस लेके देखना, वो नहीं काम करेगा। वो कुछ गलत बता देगी या फिर उससे नहीं होगा, टाइम से बता नहीं पाएगी, टाइम मेंटेन नहीं कर पाएगी। सो एडवाइस देना और खुद इन्वॉल्व होकर कमाना दो अलग अलग डेस्टिनी है। दैट्स हाउ इट इज़ कि आपकी डेस्टिनी बताता है आप किस चीज़ से पैसे कमाने के लिए बैठे हो, और दैट्स व्हाट एस्ट्रोलॉजर्स आर फॉर। एस्ट्रोलॉजर आपको बताएंगे कि व्हाट यू आर डेस्टिन फॉर। दैट्स वाई हम जैसे एस्ट्रोलॉजर बिलियनियर नहीं बनते, क्या पता हम भी बन जाए। आई एम होपिंग फॉर दैट ऑल्सो। तो जैसे अभी आपने कहा कि मतलब कोई होता है कि वो सजेस्ट करने में ज़्यादा अच्छा होता है और कोई होता है जो अच्छा नहीं होता है, डेस्टिन्ड होता है। डेस्टिन्ड, हाँ, Yes. एग्जैक्टली। तो ये जो चीज़ होती है कि वो सजेस्ट करने में अगर डेस्टिन्ड है, तो ऐसे सिनारियो में अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके पास जो भी पूछने के लिए सजेशन लेने के लिए जो आते होंगे कि हमने लाइफ में क्या करना चाहिए, हमारा लाइफ में क्या पर्पस होना चाहिए, तो ऐसे समय पर आपको भी कई बार ऐसा होता होगा कि यार ये सही में हो, मतलब कोई अगर काम, फॉर एग्जांपल अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है लेकिन मैं डिस्टाइंड नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, बिजनेस के लिए, और मैं आपके पास आ गया, तो आपको कभी हिचकिचाहट ऐसी होती है कि यार ये चल तो अच्छा रहा है तो इसको बिजनेस ही बोलूँ या नहीं, इसकी इसमें नहीं है तो कुछ और। नहीं, ऐसा नहीं होता, शुरू में होती थी। अब नाउ आई गॉट सीजन्स इन, आई मीन आई हैव बीन थ्रू सो मच, इट्स बीन सो मेनी इयर्स। लगभग 15 साल हो रही है एस्ट्रोलॉजी में। तो अगर कोई आके बहुत 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 ही सुंदर कहानी सुना देगी, मेरे एक नहीं दो फैक्ट्री है, हम ये कर रहे, हम वो कर रहे, सो मेनी थिंग्स दे कीप ऑन टेलिंग मी, पर मैं आई स्टिक टू दैट। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, ये आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो भी व्यूअर्स हैं, उन सब के लिए है। कि एक बार एक ऐसे ही मेरे वेबसाइट से बुक किया है उन्होंने, एंड ही आई गेव द अपॉइंटमेंट, टाइम डेट दिया है, उनके साथ मेरी बात शुरू हुई है। सो उन्होंने कुछ लाइव कंसल्टेशन लिया था, तो वो जूम में उस तरफ वो थे। तो मैंने हॉरोस्कोप देख के कहा आप सुपरविजन करने के लिए, फैक्ट्री का देखभाल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए, उन सब चीज़ों के लिए अच्छा हो, और घर का कोई बिजनेस है तो कर सकते हो, अदरवाइज यू आर फॉर जॉब, यू आर वेरी गुड इन रूटीन सिस्टमेटिक वर्क, यू आर नॉट फॉर बिजनेस। तो उन्होंने कहा मैं तो बिजनेस ही करता हूँ, पर हाँ मेरा घर का बिजनेस है, इट्स 92-year-old बिजनेस दैट आई गॉट फ्रॉम आवर फैमिली। और वो मैं नाम नहीं लूँगी, वो बहुत बड़ी अगरबत्ती बनाने वाली कंपनी है, इंडिया की सबसे बेस्ट और पुरानी अगरबत्ती बनाने वाली कोई कंपनी है तो आप ढूंढ लो, वो वही उनके ही मालिक है। आई वाज लाइक अच्छा मैं जानती हूँ, आई मीन एवरीवन नोज, उन लोग के क्या बोलते हैं,
एड देख के हम टेलीविज़न में बड़े हुए हैं, सो एवरीवन नोज़ दैट। सो मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा अगर सब ठीक है, आप मेरे पास क्यों आए? क्योंकि आप तो बिज़नेस भी करते हो, आप सब कुछ। और उन्होंने कहा, ये भी कहा कि यस, आई लुक आफ्टर द ऑपरेशंस, आई लुक आफ्टर माय मेरे फैक्ट्री का जो सब कुछ ऑपरेशंस वगैरह सब में ही देखता हो। मैंने कहा तो आप मेरे पास क्यों आए हो? आपके एस्टेब्लिश और ये ब्रांड सबसे बेस्ट ब्रांड है। ओके, देन ही सेड कि आई थॉट कि हमारा जो ब्रांड है वो अब ऐसा हो गया है, इतनी प्रीमियम क्वालिटी हो गई है कि ये बस हम बाहर ही भेजते हैं, अब हम इंडिया में उसको बेचते नहीं हैं। तो सोचा इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा सा एक नीचे के लेवल का कुछ एक मीडियोकर ब्रांड में हम बनाते हैं, क्योंकि मेरा तो सेम फैक्ट्री है, सेम लोग है, सेम सब कुछ है, सो आई विल बी डूइंग दैट। तो वहाँ हो गई ये प्रॉब्लम। अब जब उन्होंने खुद से होकर एक नया ब्रांड चालू किया, उसी चीज़ का सामान वही है, फैक्ट्री वही है, लोग वही है, सब कुछ उनके पास है, ही हैज़ ऑल द रिसोर्सेज, क्योंकि वही कंपनी में वो है, वही चीज़ की बनाने वाला। एंड देन इट स्टार्टेड गिविंग ट्रबल कि उनको नुकसान हो रहा है, उनके सामान बिक नहीं रहा है इंडिया में। तब मैंने कहा तो आप अभी आपको समझ आया कि बिजनेस आपके लिए नहीं है। देन आई आस्क्ड हिम, तो आपके साथ इसका मतलब मार्केटिंग, और क्योंकि आप तो ऑपरेशंस के लिए हो, मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग, उसके लिए कोई और होगा? कहते हैं यस, मेरे कज़िन। जब कंपनी डिवाइड हुआ था अपनी पुरखों से, तो उनको मिला और कज़िन को मिला है। तो कज़िन ही मेन बिजनेस देखता है, वो सिर्फ ऑफिस संभालते हैं। सो व्हेन ही वेंट फॉर हिज ओन बिजनेस, उनसे नहीं चला, उनको समझ आया कि मैं तो सिर्फ ऑफिस चलाने में एक्सपर्ट हूँ, बिजनेस चलाने में नहीं। तो उन्होंने आके इतनी बड़ी बात बोली, वो ब्रांड सुन के ही मैं चुप थी एकदम, क्या बोलूँ आगे। so, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि यस, ही इज़ नॉट गुड फॉर दैट। फिर मैंने बताया कि आप जो हो गया उसको कैसे थोड़ा ठीक करे, और उसको कैसे फिनिश अप करे, नुकसान कैसे ठीक ठाक करे, और ऑल दिस, पर बिजनेस उनके लिए नहीं है। सो इट डजेंट मैटर हाउ गुड स्टोरीज सामने वाला आपको सुनाता है, आपको स्टिक रहना है, आपको जो प्लानट कहता है। हाँ, आपको इंटरप्रेट करना गलत आ रहा है वो अलग बात है, पर आपको समझ आ रहा है कि इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा है नक्षत्र से, प्लानट से, राशि से। यही तो एस्ट्रोलॉजर की धर्म है आपको, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जैसे आपकी जो डॉक्टर क्या करते हैं, ईसीजी रिपोर्ट निकालते हैं, आप उसके स्टिक रहेंगे कि वो आदमी कितना हेल्दी दिख रहा है वो देखेंगे आप, राइट? आप रिपोर्ट देखेंगे, उसके लंग्स में दिख रहा है कुछ पानी भरा हुआ, आप थोड़ी देखेंगे वो अच्छा कुछ गाना गा रहा है, यू विल नॉट लुक एट दैट, राइट? सेम थिंग ओवर हियर। whatever the planet says, horoscope says, stick to it. If you do that, one day you will shine as a good astrologer. अमेजिंग। अभी जैसे आपने कहा कि उनको कुछ मतलब सजेस्ट किया आपने कि क्या जो हो गया लेकिन अब कुछ किया जा सकता है, तो इससे एक मेरे दिमाग में रेमेडियल मेजर्स जो है वो निकल कर आते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी। वो ऐसी रेमेडी मैंने नहीं दिया उनको कि कोई पूजा कर लो, पाठ कर लो, ये वो, नो 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 नो, दैट वे। तो उससे जो अलग अलग जेम्स होते हैं उससे रिलेटेड मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ये होता है अलग अलग ग्रहों से रिलेटेड अलग अलग जेम्स होते हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, मतलब क्या आप कहना चाह रहे जेमस्टोन काम करता है, एकदम काम करता है, पर जेमस्टोन काम करेगा जैसे दवाई काम करता है, विटामिन सी काम करता है, पर विटामिन सी कितने मात्रा में ले रहे हैं, प्रोपोर्शन में ले रहे हैं, कितना इंटेंस है, कितना जेन्युइन है वो टैबलेट, वो भी डिपेंड कर रहा है आपके अंदर कितनी डेफिशिएंसी है और आपको कितना चाहिए। द सिमिलर वे, एक एक जेमस्टोन, पहले तो आपको समझ में आना चाहिए आपके अंदर किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, मतलब आपको किस प्लेनेट की प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट व्हिच जेमस्टोन टू गो फॉर। जैसे रूबी है सन के लिए है, और एमरल्ड है बुध के लिए, आई मीन मर्क्यूरी के लिए, येलो सफ़ायर जो सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर किसी के भी पास जाते हो बता देते कि आप येलो सफ़ायर पहन, मतलब बृहस्पति का है, अच्छा प्लैनेट है तो सबको बता देते हैं। शनि के लिए सफ़ायर होता है, ब्लू सफ़ायर। तो अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग है जेमस्टोन। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको पहले समझना है। आफ्टर दैट कि वो कितनी जेन्युइन है। अगर आपको कोई 40,000 50,000 में पूरा ब्लू सफ़ायर दे देता है या फिर येलो सफ़ायर दे देता है, वो किसी काम का नहीं है। वो एक एक कैरेट 40,000 का होना पड़ेगा, इट्स प्रीमियम क्वालिटी, इतनी हाई अच्छी तो उतनी काम करेगा, बिकॉज इतना कुछ करके भी वो 15% ही, मैक्सिमम 20% वो काम करेगा। सो आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज नहीं होगा। आफ्टर 4-5 मंथ्स यू विल अंडरस्टैंड कि जिस प्लैनेट का आपने पहना है, जैसे अगर आपने मर्क्यूरी का एमरल्ड पहना है तो एमरल्ड आपको लॉजिकल बना रहा है, अभी आप इमोशनल ड्राउनिंग नहीं होती हो, आप समझते हो आपकी किस में भलाई है, उसी का आप आपका जो डिसीजन ड्रिवन, यू आर गेटिंग, यू आर ड्रिवन बाय योर लॉजिक, एंड सारा देख के कैलकुलेटिव, आप कैलकुलेटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो रहे हो,
ये सब देगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ लॉटरी लगा दिया। सो जेमस्टोन वर्क्स, पर आपको समझना पड़ेगा किस हद तक कैसे क्या काम करेगा और व्हिच मेडिसिन इज़ फॉर यू। हम्म। अ, और जैसे काफ़ी मूवीज़ की मैं बात करूँगा, मूवीज़ की वजह से काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जो क्रिकेट हो गया, क्रिकेटर्स है तो मैच खेलने जा रहे हैं, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी खड़े करते हैं कि फिर इनको ऐसा बता दो कि किसके इसमें सेंचुरी है, डेस्टिनी में सेंचुरी है आज के मैच में, उनको अंदर ले लो, और जिनके नहीं है उनको मैच से बाहर रखो, टीम से बाहर रखो। तो क्या ऐसा भी काम करता है एस्ट्रोलॉजी, मतलब इन पे भी काम करेगी ऐसे? दैट्स व्हाट इज करियर कंसल्टेशन। आप बताते हो कि आप इस चीज़ के लिए बने हुए हो, आप इस चीज़ के आगे बढ़िए, आप उस चीज़ के लिए बने हुए नहीं हो तो आपको हम मत जाइए। आप फाइनेंस सेक्टर के लिए तो ओके, यू गो एंड स्टडी फाइनेंस। तो मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि आप 50 साल के हो गए हो, आप अपनी हॉरोस्कोप मेरे पास ले आइए, नहीं आइए, डजेंट मैटर, क्योंकि आधी ज़िंदगी तो आपकी निकल गई है। तो पर आपके बच्चों का जो अभी आप एक इंसान 50 ईयर्स के एज में भी क्लूलेस है, लाइफ में क्या करना है पता नहीं है, तो बच्चों के साथ ऐसा ना हो। सो इट्स वेरी, आई विल सजेस्ट एवरीवन, मैं सबको ये कहती रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना छोड़िए, आप अपने बच्चों का ले आइए, क्योंकि उनको पता चले व्हाट दे आर गुड फॉर। एस्ट्रोलॉजर के पास आना मतलब मिलियनियर बनना नहीं है। एस्ट्रोलॉजर के पास आना मतलब अपनी डेस्टिनी को समझना। आपके डेस्टिनी में गरीब होना है वो भी बताएंगे, आपकी डेस्टिनी में मिलियनियर बनना है वो भी बताएंगे। एस्ट्रोलॉजर मिलियनियर नहीं बनाते, तो मैं अपने आप को मिलियनियर बनाती, बिलियनियर बनाती, राइट? तो एस्ट्रोलॉजर बनाता नहीं है, क्या बनने वाले हो पहले से बताते हैं। थोड़ी बहुत छोटी छोटी जो परेशानी है लाइफ की, उसके लिए आपको प्रिपेयर करते हैं कि आप परेशानी है, इसको कैसे थोड़ा थोड़ा कट शॉर्ट, हल्का हल्का कर सकते हो उतना। यू कैन नॉट यू नो यू कैन नॉट एस्केप योर डेस्टिनी। आप प्रारब्ध के साथ धोखेधड़ी नहीं कर सकते, उसका कोई तरीका ही नहीं है। तो जैसे ऐसे होता है कि आप आपका पर्पस ढूंढ लो लाइफ में, अगर पर्पस ढूंढ लेते हो, आप उसके लिए अगर काम करते हो, तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा ही। पर आपने अभी जैसे कहा कि अगर किसी के लाइफ में ही गरीब रहना है, तो वो कितना भी कोई चीज़ में एक्सेल करे फिर भी उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो उसको चाहिए। दैट्स हाउ इट इज़। हमें लगता है कि बहुत मेहनत करके इंसान वहाँ से वहाँ तक गया है। इट्स ऑलमोस्ट, आई विल से, ज़ीरो। मतलब वो लिखा मेहनत हुआ है। करो पर आपको पता चले किस किस हिस्से में मेहनत करना है, कहाँ तक। मैं उतना भी नहीं करोगे तो देन यू विल बी माइनस ना। तो आप बोलोगे तो हर एक इंसान को मेहनत नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, पर पहले से जब आपको पता है कि आप उस चीज़ के लिए बने हुए हो, देन यू गो स्मूथली ऑन दैट पार्ट। मेहनत करना मना नहीं है, पर कहते हैं ना कि मेहनत करके ही सिर्फ मैं बन गया है, ये मत समझो। बोथ द थिंग्स यू नीड, आपको मेहनत भी चाहिए, हार्ड वर्क भी चाहिए, और डेस्टिनी भी सपोर्ट करना चाहिए। आपको क्या लगता है जितने भी लोग बड़े बड़े सीईओ बन रहे हैं, इससे टैलेंटेड लोग नहीं है? बहुत सारे लोग मैनेजर बन रहे, सीईओ बन रहे, सीईओ बन रहे हैं। मैनी मैनी पीपल आर देयर, जो लोग दुनिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक है, बट स्पेसिफिक एक ही लोग वहाँ से जा रहे हैं। उस टाइम में उसकी लक, उसकी जो प्रारब्ध है, उसकी जो रिजल्ट है, वो बढ़िया आना था इस जन्म में, इस टाइम फ्रेम में, सो इट हैपेंड। और ये चीज़ शायद जैसे एस्पिरेंट्स है, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं, बाकी स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, जो अपनी काफ़ी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा एग्ज़ाम में ही बिता देते हैं। मतलब स्टार्ट से शुरू होता है, देन 6-7 साल उसमें उनके चले जाते हैं, उसके बाद ऐसा होता है कि अब क्या करें। तो ये यही लोग सबसे ज़्यादा मेरे पास आते हैं। मैंने एक बार सब आपके सारे व्यूअर्स के लिए एक बार तो मैंने इंस्टाग्राम में लगाया भी था स्टोरी। किसी ने मुझे पूछा कि मैम प्रणाम, मैं आपकी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप प्लीज़ मुझे मुझे कोई रेमेडी बताएंगे जिससे मुझे गवर्नमेंट जॉब लग जाए। मैं आई वॉज लाइक, हे भगवान, गवर्नमेंट जॉब लगाने का रेमेडी, आईएएस आईपीएस बनने की, मतलब यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए रेमेडी, उन सब चीज़ों की रेमेडी नहीं होती है। रेमेडी हो सकती है, आप पढ़ाई लिखाई में थोड़ी और फोकस्ड हो जाओ, अच्छा करो, उसके लिए हो सकती है। पर आप आईएएस बन सकते हो सकता है आप पढ़ाई लिखाई बन के आप यू आर डेस्टिन टू बी अ डॉक्टर, यू आर डेस्टिन टू बी समथिंग एल्स। वहाँ पे हो सकता है बहुत अच्छा करोगे, यूपीएससी ही देना पड़ेगा, वो बात नहीं है। सो डेस्टिनी जानना बड़ा ज़रूरी है। तो अभी जैसे आपने डेस्टिनी की बात की, लेकिन हमने ऐसा भी देखा है कि जो कुंडलियाँ मिलाते हैं शादी में, तो कुंडली मिल जाती है, काफ़ी अच्छे गुण मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा डिवोर्स अभी एट प्रेजेंट हमको देखने को मिल रहे हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये गुण मिलन है क्या चीज़। ये एक बहुत ही इकोनॉमिकल तरीका है, आप कह सकते हो कि एक चालू एस्ट्रोलॉजी है जिसमें लोग, सारे पंडितों ने और सारे ऐप ने
क्योंकि आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, पर आप ऐप में जब भी डालते हो सॉफ्टवेयर्स में कि जो ब्राइड है उसके बर्थ डिटेल्स, जो ग्रूम है उसके बर्थ डिटेल्स, तो अपने आप बता देता है नंबर क्या आता है, 36 में से कितना नंबर आया। इतना तो लोगों को ऐसे ही समझ में आती है, सो लोगों को लगता है दिस इज एवरीथिंग। एक्चुअली गुण मिलन, हॉरोस्कोप मैचिंग, पत्रिका मिलन जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ 15% ऑफ द एंटायर स्टोरी। ये तो सिर्फ प्रीमियर है, पूरी कहानी तो बहुत लंबी है। आपको इंडिविजुअल हॉरोस्कोप देखना है कि द पर्सन इज डेस्टिन्ड, वही फिर से, डेस्टिन्ड टू गेट डिवोर्स लेटर और नॉट। उसके डेस्टिनी में ही है डिसएग्रीमेंट होना, सेपरेशन होना। तब जितना भी कुंडली मिला के ले आएंगे, थोड़ा चलेगा ये वो, यही होना है। और ना भी हुआ तो ऐसा होता है कि दोनों बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट के साथ ज़िंदगी चल रही है। सो आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप क्या कहता है, व्हाट यू आर डेस्टिन फॉर, अच्छी लड़की आना आपकी लाइफ में, कि आपको वही कन्फ्लिक्ट वाली ज़िंदगी जीना है, डिवोर्स होना है, कि शादी में वायलेंस है, नहीं है, शादी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, शादी से आपकी भाग्य खुलने वाली है। ये सब आपकी हॉरोस्कोप में ऑलरेडी उस कर्म के साथ आप लेके आते हो। उसके बाद आती है आप जो सामने वाली लड़की या सामने वाला जो लड़का है, उसके साथ आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी कि नहीं। आपकी जो कुंड मिलन है वो एक्चुअली उसमें बहुत फ्लॉज है। वो सिर्फ कहता है कि दोनों की इमोशनल क्या चीज़ कनेक्शन बनेगा। ये कहता है कि आपकी साथ उनका फिजिकल अट्रैक्शन किस हिसाब से होगा। ये नहीं कहता है कहाँ तक चलेगा अट्रैक्शन रहेगा। ये नहीं कहता है कि ये तो उस इंसान के साथ, दैट पर्टिकुलर इंसान जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है, वुड बी स्पाउस के साथ आपका क्या है। हाउ अबाउट द एनवायरनमेंट, फैमिली के साथ कैसा रहेगा, कुछ नहीं पता होता है। सो उस हिसाब से देखना होता है कि इनका जो स्वभाव है वो फैमिली के साथ रहने टाइप है कि क्या, इज दिस पर्सन एक्चुअली फैमिली ओरिएंटेड, कि ऐसे ही शोशा में जीना है। ये सब पहले देखना होता है, उसके बाद गुड मिलन। सो जो ये हॉरोस्कोप मैचिंग है, पत्रिका मिलन, दिस इज जस्ट द 15% ऑफ द एंटायर प्रोसेस। मेरा ये कहना है सबको, ये दिस इज एक्चुअली फॉर एवरीवन, जिनकी शादी हो गई है, जिनकी शादी होने वाला है, और जिनके घर में शादी आगे भी होने वाली है, उन सब के लिए है। आप गुण मिलाइए 10 पत्रिका आया है आपके पास, 10 प्रपोजल आई है, उसमें से गुण जिनके साथ मिलेगा उनको आप पहले सॉर्ट आउट कीजिए। पहले तो अपने बेसिस पे करेंगे कि लड़की देख के सुंदर है क्या है, नहीं है, वो सब पढ़ी लिखी है कि नहीं, एजुकेशन बैकग्राउंड देख के। उसके बाद आप सेकंड स्टेप देखिए कि गुण किसके साथ मैक्सिमम मिलता है। उसके बाद उन सबको आप एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाइए। सो हॉरोस्कोप शुड बी मैन्युअली मैच्ड फर्स्ट, कि व्हाट यू आर मेड फॉर, एंड देन मैचिंग। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो गुण है वो 15 मिल जाए, 16 मिल जाए। पर दोनों की बहुत अच्छी दूसरी चीज़ें हो रही है। इट हैपन्स, इट एक्चुअली हैपन्स। जिस वजह से, जिस तरीके से ये होता है ना कि आपकी मैक्सिमम गुण मिल रहा है, 36 में से 30 गुण मिल गया, 32 गुण मिल गया, और फिर डिवोर्स हो रही है। ये भी होता है कि 36 में से बड़ी मुश्किल से जो है ना 20 गुण मिला है, 22 गुण मिला है, पर शादी बहुत अच्छी चली है, 14 गुण मिली है, पर जैसे थे तब लोग बोलते हैं हमारी तो पत्री नहीं मिली थी, पर फिर भी हमने 30 साल बिता दिया है। दैट्स हाउ इट वाज, दैट्स हाउ इट वाज। सो गुण मिलन इज नॉट एवरीथिंग, दैट्स द रीज़न। ये ये गलत क्या बताओ, लोगों के सामने स्टेटमेंट आ गई कि एस्ट्रोलॉजी कोई काम नहीं करता है, क्योंकि गुण मिला के तो हमारी शादी हुई थी, मेरी बहन की शादी टूट गई, मेरी शादी की परेशानी ये है, क्योंकि गुण मिलन इज नॉट एवरीथिंग, ये किसी ने नहीं बताया। सो सारा दोष किसके ऊपर आया, एस्ट्रोलॉजी से ही नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करता है। आधे 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 जिस तो कुछ काम नहीं करेगा ना। सो दैट इज जस्ट द टिप ऑफ इट, इंडिविजुअल भी देखना ज़रूरी है। वो ही मेन है। इफ़ योर हॉरोस्कोप सेज दैट मैरिज इज़ गोइंग टू बी फंटास्टिक फॉर यू, शायद शादी के बाद आपकी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे, कि ऐसा वैसा कुछ नहीं, जैसा लाइफ है ऐसा ही चलेगा, पर शादी आपकी बड़ी अच्छी चलेगी, घर में सुख शांति है, बहुत अच्छी सपोर्टिव आपकी हस्बैंड आने वाले हैं, वाइफ आने वाले हैं, भला ही वो उतनी सुंदर ना आए, क्योंकि आपके नसीब में है वो, आपके नसीब में है कि इतनी अच्छी गुड लुकिंग स्पाउस ना आना, और आप गुड लुकिंग स्पाउस ढूंढते जा रहे, सबको रिजेक्ट करते जा रहे, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तो यही सब चीज़ें हैं। ओके। एंड अभी जैसे हम ग्लोबल सिनारियो की अगर बात करें तो हम, ऐसा लग रहा है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज है, सब मिक्स हो रही है, सब एक दूसरे के साथ लड़ रही है। खासकर जब से ट्रम्प आए हैं तब से तो मतलब इतने अग्रेशन में वो गए हैं कि सीधी धमकियां मिल रही है कंट्रीज को। तो आपके हिसाब से क्या अभी हम वर्ल्ड वॉर 3 देख सकते हैं? हाँ एकदम। हम वर्ल्ड वॉर 3
ही देखेंगे, उसको वर्ल्ड वॉर 3 ही करना कहना पड़ेगा। अगर बहुत सारे कंट्रीज यू नो एक वार पे जुड़ गए तो उसको वर्ल्ड वॉर ही कहेंगे। फिलहाल जो हो रही है रशिया यूक्रेन में, दैट इज़ 1-to-1 चल रहा है। और अगर गाज़ा में हो रही है इसराइल के साथ, इसराइल हमास के ऊपर कर रहे हैं, वो 1-to-1 चल रहा है, सब एक साथ नहीं है। तो सब एक साथ होने वाली चीज़ है, पर 2025 में कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं है जो इतना कुछ फैला हुआ है ऑनलाइन सोशल मीडिया में कि 2025 इज़ द ईयर ऑफ वर्ल्ड वॉर। नहीं, वर्ल्ड वॉर होने में एक टाइम लगती है, लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इट टुक 6 years 8 years। तो उसकी जो बिल्डअप टाइम है ये सब चल रहा है, सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स इट, अभी नहीं है। अच्छा, तो फिर जैसे अभी मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन्स है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। जैसे अभी हमें देखने को मिला है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने सीधा ब्लेम किया था कि जो डीप स्टेट है, उन्होंने कोरोना मैन्युफैक्चर किया है चाइना में, एंड देन उसके बाद वो सर्कुलेट हुआ है। तो आगे भी ऐसे जो कोरोना जैसे जो वायरसेस है और हमें देखने को मिल सकते हैं, मतलब लॉकडाउन जैसे सिनारियोस देखने को मिल सकते हैं। और मैंने एक रील बना है, इंस्टाग्राम में रखा है ताकि सब कोई देख पाए। जब फिर से आई थी, आई थिंक दिसंबर में या जनवरी में, और कोरोना फिर से दोबारा आ गया, कोई दूसरा कोरोना आ गया, ऐसा कुछ आ रही थी। सो आई मेड ए रील कि नहीं, अब डिस्ट्रैक्शन है। अब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, ख़ास तौर से नेचुरल कैलामिटीज़, बहुत सारा कुछ होने वाला है, वार होने वाली है। पर कोरोना से, वायरस से लोग मरने वाले, महामारी जिसको कहते हैं, पेंडेमिक की हिंदी क्या है, महामारी, एक साथ मास पीपल पीपल आर डाइंग, ये सब चीज़ें नहीं है। हाँ, भूकंप आ सकती है, उसमें लाखों लोग चले गए, कुछ सुनामी आ गया, कुछ भी हो गई, तो उस हिसाब से नेचुरल कैलामिटी से परेशानी हो सकती है, ग्लेशियर स्टॉर्म आया। बट कोरोना या फिर ऐसी वायरस से महामारी, मास डिस्ट्रक्शन होना लोगों में, मुझे ये नहीं दिखता है। नए नए वायरस आएंगे, और 2-4 वायरस और आ जाएंगे, हर कुछ दिनों में आप सुनेंगे कि और वायरस आ जाएगा। सो द मेन कवर पिक्चर वाज नो मतलब जैसे पैंडेमिक, एक्सट्रीम जो हमें देखने नो को मिला था वैसा पैंडेमिक, नो सिनारियो। पैंडेमिक। सो द फैक्ट इज दैट वायरसेस नए नए आएंगे, उसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखेंगे, कुछ जाएंगे, पर वायरस से वैसी वाली जो लॉकडाउन वाली सिनेरियो, क्योंकि पाइसिस में सैटर्न है, मैं आपको बता रही थी। पाइसिस बहुत फ्रीडम लविंग है, पाइसिस कैद की बात नहीं करता है, पाइसिस भी कैद की बात करता है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट imprisonment, but this is mental and emotional imprisonment। इंसान अपने ही ख्यालों में बंद है, वो ऐसा नहीं है कि आपकी घर का लॉक लगा के जो है, वो वाली सिचुएशन नहीं है। सो नाउ इट्स नॉट पॉसिबल दैट वी आर गोना सी एनी मोर पैंडमिक और लॉकडाउन। वायरसेस आते जाएंगे, जाते जाएंगे। जस्ट बी हेल्दी, बी कॉन्शियस, लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि ऐसे भी वार आने वाली है, पता नहीं क्या हो क्या ना हो। पर आप वायरस से तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। तो अभी जो वर्ल्ड वॉर आने वाला है, हम जो देख सकते हैं, तो उसमें इंडिया की भूमिका क्या रहेगी? मतलब एक विश्वगुरु टाइप की ही रहेगी, या फिर मतलब ठीक है, चल रहे हैं, पीछे 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 किसी के, ऐसा रहेगा? अगर आप ये पूछते हो इंडिया ऐसे सुपर पावर पे पहुंचेगा क्या, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया उस हिसाब से सुपर पावर में जाने वाला है, क्योंकि इंडिया का अभी मंगल का महादशा आने वाला है, अभी इसी साल से शुरू होगी। तो एक सेकंड में तो इसका प्रभाव नहीं दिखेगा, अगले साल से धीरे धीरे दिखेगा। तो इंडियन इकोनॉमी भी थोड़ी थोड़ी स्लो डाउन, इस साल के एंडिंग से ही आपको दिखेगा स्लो डाउन हो रही है। पूरा धरती पे तो हो ही रहा है, इंडिया में भी हो रही है। मतलब जैसे अभी हम 2025 के एंडिंग से और स्लो डाउन आएगा? हाँ जी, एकदम। क्योंकि अगर 2025 2026 दोनों साल इट्स गोइंग टू बी रियली स्लो डाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन थ्रू आउट द वर्ल्ड, पर इंडिया का हाल बाकियों से बेटर रहेगा, कहने का मतलब। पर हम अपने जो ग्राफ है उससे तो नीचे आएंगे, एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड वेरी मच, आपको समझ ही आ जाएगा। आने दीजिए अगले साल का, ऐसे ही मार्च अप्रैल में, सो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट। एंड देन सेकेंडली इट कम्स कि इंडिया का रोल क्या होगा। मार्च के मंगल का महादशा इंडिया उसके थ्रू जा रहा है, तो मैं बोलूँगी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। सो मंगल जो है एक ऐसा 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 प्लानट है ना, उसको पैसे की कुछ समझदारी नहीं है। मंगल इज़ ए वॉरियर प्लानट, कहाँ मार पीट करना है, कहाँ धर्म के लिए खड़ा होना है, वो सब चीज़ें बात करता है। इट्स ब्रेव, इट्स करेजियस, इट्स वॉरियर। पर पैसे की समझदारी, इकोनॉमिक समझदारी नहीं है। आप मंगल कह सकते हो कि योगी जी एकदम स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ जितना टिट फॉर टैट सब कर देंगे, पर पैसे की समझदारी जो योगी मोदी जी के पास है वो नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हम अगला 7 से 8 साल वी आर नॉट गोना बी एनी वेयर इन विश्वगुरु इन दिस वे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को संभालना, हमारी जो पॉलिसीज लाना, चेंज करना, वॉक ऑफ बिल, वन नेशन वन इलेक्शन, और भी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बिल्स इस साल आना है, ये सब आएगा।
और मैं ये सोचती हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि हम विश्व गुरु अभी बनने वाले हैं, मतलब सुपर पावर बनने वाले हैं। एट आई मीन व्हेन राहु महादशा विल कम आफ्टर मार्स महादशा, वहाँ पे हम एक शिफ्ट देखेंगे कि वी कैन परहैप्स रिप्लेस चाइना। इन विच वे? चाइना बहुत एडवांस है, वी नो दैट। इन विच वे जो चाइना का जो इंडस्ट्रियल एक रिवोल्यूशन आया है, तो हम उस प्लेस को ले सकते हैं। तब तक ऑब्वियसली 15 ईयर्स डाउन द लाइन मैं बोलूँगी चाइना का हाल थोड़ा डाउन होने वाला है, सो इंडिया विल बी रिवाइविंग स्लोली स्लोली। पर इंडिया का जो रिवाइव होगा वो एज ए गुड इंडस्ट्रियल पावर के हिसाब से होगा। और वी कैन बी धर्म गुरु, ओके। इंडिया कैन बी धर्म गुरु। जहाँ कहीं पे भी धर्म, स्पिरिचुअलिटी, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ज्ञान की बात हो, इन शॉर्ट ज्ञान, वहाँ इंडिया सबसे पहले होगा। पर अभी तो सुपर पावर की बात नहीं है, आगे भी पता नहीं, अब मेरे जिंदा रहते रहते तो मुझे नहीं लगता है। बट या वी कैन बी ए वेरी गुड, इकोनॉमिकली हम बहुत स्ट्रांग होंगे, जैसे मैं कह रही हूँ आगे जाके, नॉट नाउ। इकोनॉमिकली नाउ वी आर गोइंग डाउन इन मार्स महादशा। वंस दैट इज डन, देन वी विल गो अप इन राहु महादशा। स्लोली स्लोली विल बिल्डिंग अप, क्योंकि राहु का महादशा जो है वो बहुत लंबा चलता है, तो एक दो दिन में तो कुछ नहीं होने वाला है। 18 ईयर्स, 18 साल, तो धीरे धीरे हम बिल्डअप करेंगे एंड वी कैन परहैप्स टेक द प्लेस ऑफ चाइना इंडस्ट्रियल तरीके से। तो मतलब अभी जैसे आपने कहा कि जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है ये काफ़ी बढ़ सकते हैं अभी इंडिया में, तो थ्रू आउट द सनातन वर्ल्ड। थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ऐसे सिनारियो में जैसे अभी हमें औरंगज़ेब का जो अभी कंट्रोवर्सी वो देखने को मिली है, जो नागपुर में काफ़ी, मतलब नागपुर में हार्डली मैंने कभी ऐसा सुन, क्योंकि महाराष्ट्र से हूँ, नागपुर में कम्युनल क्लैश हुए ऐसे मैंने कभी सुना नहीं था। देन उसके बाद अभी हमें वक्फ बोर्ड जो है वो भी आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या हम वक्फ बोर्ड या फिर जो भी बिल्स अभी पास होने वाले हैं, यूसीसी हो गया, वक्फ बोर्ड हो गया, तो ये पास होने के बाद हमको बाहर लोग रोड पे भी निकलते हुए देखने को मिलने वाले हैं? सो मयूर, आप तो महाराष्ट्रियन हो, तो आप लोग की गुड़ी पड़वा कब आता है? इस साल की 2025 का गुड़ी पड़वा कब है? अभी 30th को है। 30 मार्च को है। तो 30 मार्च जब नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि शुरू होगी, तो उसमें हमारी हिंदी, नए हिंदी साल शुरू हो रही है वहाँ से। चैत्र पहला, हिंदी पहले मंथ का पहला दिन शुरू होगा, चैत्र नवरात्रि वहाँ से शुरू होगी, प्रतिपद। तो उस टाइम में, मतलब जिस तिथि में वो तिथि किस दिन में आता है, उसके हिसाब से हम राजा मंत्री एक एक साल के तैयार करते हैं। आपने सुना है कि नहीं पता नहीं। जैसे 2025 का जो विक्रम संवत 2082 हो रहा है इस साल, तो विक्रम संवत का इस साल का राजा सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है। तो राजा, पिछले साल ऐसा नहीं था, पिछले साल राजा मंगल था, मंत्री शनि था। तो इस साल दोनों ही सूर्य है। तो जब सूर्य के पास मंत्री और मंत्री का पोस्ट और राजा वो खुद ही है। और सूर्य जो है, जो राजा जो होते हैं, वो जो सूर्य इज़ ऑलरेडी किंग एक्चुअली। तो सूर्य जो है वो राजा मंत्री की बातें सुनते, वो सारा अपना ही डिसीजन लेते हैं। अब जो दोनों ही वो खुद है, सो यू कैन अंडरस्टैंड ही विल बी डूइंग व्हाट ही थिंक्स बेस्ट। तो इस बार जो प्रशासन है हमारा, गवर्नमेंट जो है, उनको जो बेस्ट लगेगा वो वही करेंगे। सुनेंगे सबका, ये देखेंगे सबका सब कुछ। उनको नहीं पता है वाकफ बिल लाएंगे तो क्या हो सकता है। शाहीन बाग नहीं पता है बीजेपी को, बीजेपी के टाइम में, मोदी जी के टाइम में ही हुआ था, राइट। सो दे नो इट वेरी वेल। आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास है, उनको पता है 370 कैसे हटाया जाता है, उनको सब पता है। सो दे नो एवरीथिंग। ये तो हुआ प्रैक्टिकल बातचीत। एस्ट्रोलॉजिकली बोलूँ, मैं आपको एकदम कम भाषा में समझाया, एक्चुअली बहुत कुछ है। राहु किस तरीके से स्टेशनरी हो रहा है, एवरीथिंग, सो मेनी थिंग्स आर देयर। मैं उन सब चीज़ों पर नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ कह रही हूँ इस साल सूर्य राजा, सूर्य मंत्री, हमारा गवर्नमेंट जो है कैबिनेट में थोड़ी चेंजेस लाएंगे। प्लस जो भी करेंगे बहुत ही स्ट्रिक्ट गवर्नेंस आपको दिखेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब जो भी रास्ते में आएंगे, ऑफ कोर्स एक दो महीना ये सब चलेगा। और ये जो लोग रास्ते में आना, हुलिगनिज़म या रायट्स, ये वो होना ही है। अभी तो 29 को सोलर एक्लिप्स भी है, भला इंडिया में विजिबल नहीं है। तो नेचुरल कैलामिटीज़, लोग रास्ते पे आना, ये सारे चीज़ें बहुत कुछ होने वाली है। बट आई थिंक स्टिल इट विल बी देयर। तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग विल गेट सबसाइडेड विथ टाइम। जैसे मैंने आपको कहा, कोई यहाँ पे किसी को रोक नहीं सकता है। तो वो जो पाइसिस साइन, द साइन ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम तो आना ही है, कोई बंद नहीं कर सकता है आपको घर पे। ओके। अभी हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है, जैसे समय रैना की कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद से जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है उन पर काफ़ी एक मतलब
मतलब जो अलग तरीके से वीडियोस बनाते हैं, मतलब एक थोड़ी वल्गैरिटी बोलिए, ऐसे जो वीडियोस बनाते हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा कटाक्ष तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। तो ऐसे सिनारियो में क्या उनको भी रोकने के लिए बिल हो सकता है, या फिर उनका जो भविष्य है वो किस तरीके का रह सकता है? मैंने एक वीडियो बनाया था, एक्चुअली रील बनाया था, जो मेरे इंस्टाग्राम में है। आई थिंक इट्स इन जनवरी, जब ये सब कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। तो मैंने ये रील्स ऐसा कुछ बनाया था कि व्हेन जब आप सोशल मीडिया में ज़्यादातर लोगों तक पहुंचना चाहते हो, मास पीपल, मिलियन मिलियन लोगों तक पहुंचना चाहते हो, पहुंच रहे हो नहीं पहुंच रहे हो अलग बात है, पहुंचना चाह रहे हो, तो एक्वेरियस के पास होती है। एक्वेरियस इज अ साइन, जो कुंभ राशि जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एक नक्षत्र है शतभिषा, कुछ टॉक्स 100 स्टार से बनाया हुआ। सो इट्स लॉट्स ऑफ थिंग ह्यूज। तो ह्यूज प्लेटफॉर्म की बात आती है एक्वेरियस के पास। तो जब बृहस्पति एक्वेरियस में गया है ना 2021 के आसपास, वहाँ से इंस्टाग्राम रील आया, क्योंकि रील ही तब लॉन्च हुआ था उसके आसपास। तो इंस्टाग्राम रील में लोग टिकटॉक ख़त्म हुआ, इंस्टाग्राम रील में लोग रील बनाने लगे, अलग अलग तरीके से रील आने लगे। तो वहाँ से शुरू हुई सारे आई विल से इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स प्लस जो पॉडकास्ट वॉडकास्ट सब 2021 से ही बुम में आने शुरू किए। उसके बाद शनि 2000 उसके बाद शनि जो है, शनि एक्वेरियस साइन में गए। शनि तो अभी भी एक्वेरियस साइन में ही है एक्चुअली, देखा जाए फिर से वही साइन। तो उसको एक्टिव किया 2.5 साल, तो बहुत चला। अब राहु जा रहा है एक्वेरियस साइन में। राहु 1.5 years it will be in Aquarius sign. So this 1.5 years is the last phase. उसके बाद बड़ा कोई प्लेनेट एक्वेरियस में आने वाला नहीं है। छोटे मोटे तो आते जाते रहते, 1 महीना 1.5 महीने के लिए। सो दिस इज द एंड फेज ऑफ सोशल मीडिया हाइप एंड इन्फ्लुएंसिंग एंड पॉडकास्ट एंड दीज एंड दैट। जो वहाँ पे जो भी आप लोगों तक पहुँचने के लिए, पॉपुलर होने के लिए, मास पीपल तक पहुँचने के लिए आप जो भी कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उसमें आप थोड़ा सा शांति देखेंगे। तो वो जो आपको बड़ी बड़ी बिंदी लगा के आके आपको बोलते हैं कि हाँ आप ऐसा कर लो, तेज पत्ता जला लो, ये कर लो, वो कर लो, वो सब आंटी आपको देखना काफ़ी कम होने वाले हैं। सो ओनली विद द रियल जेन्युइन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, वही लोग टिकने वाले हैं। यही मैंने वीडियो बनाया था, तब समय रैना नहीं आया था। मैं तो एक्वेरियस को देख के, प्लैनेट की ट्रांजिट को देख के मैंने वो बात किया। मुझे क्या पता था कि ये होने वाला है। आफ्टर आई थिंक 1.5 years or 1.5 month or 2 month, ये चीज़ अचानक से खुला है। एंड देन द क्या बताओ, द ओजी पॉडकास्टर, दैट गाय ऑल्सो गॉट एंगल इन दैट। सो इसी हिसाब से तो मेरा कहना है कि ये टाइम तो अभी सबसाइड होने वाली है। तो मतलब जो इन्फ्लुएंसिंग वाली जो चीज़ है वो जाने वाली है। तो मतलब जेन्युइन क्रिएटर्स जो है वो तो रहेंगे। विल बी ऑब्वियसली, ये तो कभी होता है। ज्ञान आपको बांटना ही है, लोगों तक पहुंचना ही है, ये सारी चीज़ें रहेगी। पर अभी आप कुछ भी बकवास करके निकल जाएंगे तो उसकी क्रॉस भी होता रहेगा। तो गवर्नमेंट तो उसके ऊपर, आई विल से जेमिनी में जुपिटर आया है। तो एक जो सोशल मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविज़न, डिजिटल, ये सब जेमिनी के पास है। उसके ऊपर तो कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशन आने वाली है। इनफैक्ट आई से इट कि जेमिनी के पास लर्निंग है, तो जो स्कूल कॉलेज नए सिलेबस आना, बहुत अलग तरीके से चीज़ें होना, लाइक ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में लोग जाने के लिए तरसते हैं। ऐसा पता चलेगा कि वो लोग इतने छोटे छोटे कोर्सेज अभी निकल रहे हैं, कोई भी आम इंसान उसको दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, ऐसे चीज़ भी आना शुरू करेगा। दैट्स हाउ जेमिनी इन जुपिटर, जुपिटर इन जेमिनी वर्क्स। तो ये सारे चीज़ें अभी होने को आपको दिखेगा। गवर्नमेंट तो लाएंगे ही, ऐसे भी लोग परित्याग करना शुरू। सो पीपल आर हैविंग ए शिफ्ट ऑफ माइंड। अचानक से सोशल मीडिया में सब कुछ वहाँ से थोड़ा सा, थोड़ा कम कम होता जाएगा मतलब। यस इट विल टेक टाइम, वही 1.5 years और समथिंग मैक्सिमम। उसके बाद से सब जाने वाले हैं। तो ये जान के अच्छा लगा, हम सेफ सो इट डिपेंड्स आप क्या बात कर रहे हो। तभी से मैं बिंदी बिंदी लगाना तो पहले से ही नहीं हूँ, पता ही था उसमें गड़बड़ है। मेरा एक स्पेशली जो मतलब एस्ट्रोलॉजी जो जिज्ञासा रखते हैं, जो जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट किया है, बाकी भी चीज़ें, लेकिन जैसे स्टॉक मार्केट इसलिए क्योंकि वहाँ से इंस्टेंटली आप पैसे कमाते हो, तो वो एक ऐसा होता है कि यार ये जो फील्ड है ये मुझे चाहिए। इंस्पिरेशन टू अर्न मोर मनी। हाँ, तो ये एकदम जल्दी से मिल जाता है। तो ऐसे सिनारियो में अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है या सीखनी है, तो वो ज़रिया क्या हो सकता है, रिसोर्सेज जो भी आप बताना चाहो कि किस तरीके से वो सीख सकते हैं? सबसे पहले तो मैथमेटिकल स्टडी होनी चाहिए, सिस्टमेटिक स्टडी होनी चाहिए। ऑनलाइन से नहीं पढ़ना है, जैसे इतने सारे लोग हैं रील्स बना रहे हैं एक के बाद एक। सो दैट्स हाउ इट शुड नॉट बी एक्चुअली। आपको एक सिस्टमेटिक मैथमेटिकल स्टडी से जाइए। आप टीचर रखिए, आप किसी स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, एस्ट्रोलॉजी के, दैट इज़ डिफरेंट। बट सिस्टमेटिक स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही एस्ट्रोलॉजर ढूंढिए जो आपको सिखाए,
उस हिसाब से नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो उसके लिए अलग से कोई कोर्स नहीं है। इट्स लाइक आप बोल रहे हो कि मुझे ना मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, सो आपको तो एमबीबीएस करना है पहले। सो आपको बेसिक नॉलेज, उसके ऊपर एक्सपीरियंस सब कुछ चाहिए, तब जाके आप कुछ कर सकते हो। और मैं एक्चुअली बहुत जल्दी एक वेबिनार भी करूँगी मैं, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी। एक वेबिनार में रखने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि उनको सीखना है, जानना है, समझना है। तो जो बेसिक में जितना सिंप्लीफाइड तरीके से मैं उसको रख सकती हूँ, मैं रखने की कोशिश करूँगी ऑन स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी। मैं थोड़ा आपको फास्ट क्वेश्चंस पूछता हूँ, मतलब आपको एक वर्ड में ही उसका जवाब देना है। जैसे अभी 5 से 10 साल में कौन से ऐसे पॉलिटिकल लीडर आपको लगते हैं जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाले, मतलब वही लाइमलाइट में दिखेंगे पॉलिटिकल लीडर्स में? 2 नाम लूँ, योगी जी और अन्नामलाई। योगी जो अन्नामलाई जी। ओके। लव मैरिज जिनके 26 गुण मिले हुए हैं, और अरेंज मैरिज जिनके 15 गुण मिले हुए हैं, तो दोनों में से ज़्यादा टिकने की संभावना किसकी है? ऑब्वियसली 15 गुण। अब वही चीज़, इसका कुछ जवाब देना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिसकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में शादी टिकना ज़्यादा है, उसी के पास। ज़्यादा रहेगा, ओके। और एस्ट्रोलॉजी में जैसे आपने डेस्टिनी कहा है, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर जिसकी डेस्टिनी जैसे कुछ है, हमने बात की है, तो उसकी क्या कंप्लीटली चेंज की जा सकती है? कि जैसे मेरे इसमें अगर बिजनेस नहीं है, लेकिन अगर मुझे चाहिए कि नहीं मुझे बिजनेस ही करना है लाइफ में, तो क्या कोई ऐसा तरीका है, टोटका है, जिससे मैं कंप्लीटली इसको चेंज करके? उसको तो मैं भी ढूंढ रही हूँ एक्चुअली, वो टोटका मैं भी ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे भी एलन मास्क जैसा बनना है। तो मैं उस टोटके की तलाश में मैं भी हूँ। नो वे, यू कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी। यू कैन कीप ऑन डूइंग सम टाइम पास। आप समय को कहते हैं ना, किल द टाइम कर सकते हो, नॉट पॉसिबल। Okay, और स्टॉक मार्केट में सबसे बेस्ट अभी सेगमेंट जो है, कि इसमें ये वाले सेगमेंट में इन्वेस्ट करें तो सबसे सेफ रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा, तो वो कौन सा सेगमेंट आपको लगता फार्मा एंड इंश्योरेंस। है? ओके। और लास्ट मेरा इस सेगमेंट का है कि अगर किसी में जैसे मांगलिक दोष होता है कोई लड़की में, तो उसके पार्टनर जो है कहते हैं कि अगर मांगलिक दोष से शादी हो जाए तो पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? ये भी बनी बनाई कहानी है? एब्सोल्युटली रबिश टॉक। ये तो पूछना ही मत, क्या बताओ, किसी भी कीमत, क्योंकि यू नो पूरे धरती के 60-65% लोग मांगलिक है। सो मतलब कैसे आप कह सकते हो कि दूसरा कोई मांगलिक, लाइक आई एम नॉट मांगलिक, मेरे घर में तो कोई मांगलिक नहीं है शायद, मुझे जितना याद है कुंडली से किसी कोई मांगलिक नहीं है शायद। शायद पापा है, मम्मी नहीं है, तो हम मेरे माँ बाप को तो कुछ नहीं हुआ है। सो आई थिंक माई मॉम इज़ नॉट मांगलिक, माई फादर इज़ मांगलिक, हमें कोई परेशानी नहीं दिखे। मैनी अदर फैक्टर्स आर देयर। दिस इज़ ए वेरी वेरी ऑड टॉक। हाँ, ये कोई किसी को ना बोले कि मांगलिक हो इसीलिए कुछ जाने वाले हो यहाँ से। एब्सोल्युटली रबिश। क्या किसी की डेथ प्रिडिक्ट की जा सकती है, मतलब ये एज में आपकी डेथ हो सकती है? नॉट सो इजी। आई थिंक अगर मुझे कोई पूछे कि स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन टफ है कि ये चीज़, आई विल से दिस वन, इट्स वेरी वेरी टफ। स्टॉक मार्केट तो मैं फिर भी कर लूँगी कि किसी की किस एज में होने के लिए आपको फिर एस्ट्रोलॉजी छोड़ के, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ कैलकुलेटिव पार्ट, इसमें अध्यात्म की जो आपकी साधना का बल नहीं है, उसके लिए आपके पास साधना की वो बल, वो एनर्जी आपके पास होनी चाहिए कि आप कुंडली देखें, इंसान को देखें और बोले ये तो अभी इतने इतने में होंगे। नॉट पॉसिबल। एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा इसमें रोशनी डालें, अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसा होता है, जैसे आपने अभी स्टोन्स की बात की थी, तो उसमें हम कहीं भी ज्वेलरी शॉप में चल जाए तो वहाँ कोई ना कोई बैठे होते ही है कि ये आप ये पन्ना ले लो, मतलब जो भी स्टोन होता है वो ले लो। तो ऐसे सिनारियों में जहाँ पर जगह जगह पर कोई एस्ट्रोलॉजर हमको दिखते हैं जो पैसों के लिए भी किसी को फ्यूचर जो है वो बताने की कोशिश करते हैं, तो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर कैसे पहचाने कि हाँ ये जेन्युइन है, और जेन्युइन जो फेक एस्ट्रोलॉजर है उनमें डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? बहुत टफ है एक्चुअली देखा जाए तो। आ, 2-3 पॉइंट्स हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट, जो एस्ट्रोलॉजर जेमस्टोन बेचते हैं, आप उनके पास मत जाइए। जो एस्ट्रोलॉजर आपको कहते हैं कि हमारे अंडर में पूजा पाठ करने की विधि है, आप करवा लीजिए, उनके पास आप मत जाइए। जो सिर्फ प्रेडिक्टिव है उनके पास आप जाइए। और तीसरा ये है कि सही एस्ट्रोलॉजर फिर भी वो है, आपको समझना बड़ा मुश्किल हो जाती है जब तक वो आपकी पीछे की बहुत जेन्युइन चीज़ें बता नहीं पाते। आपकी कब लॉस हुई थी कुछ पैसे की, कि आपको कब जॉब चला गया था, कब आप फॉरेन गए थे, कौन कौन से साल में, कौन कौन से महीने में। वो जब अगर वो पीछे का 5-6 इंसिडेंट बहुत
प्रोमिनेंट इंसिडेंट, ऐसा नहीं है कि हाँ पिछले साल तो आपका अच्छा था। इट्स वेरी रैंडम टॉक, बहुत ही रैंडम टॉक, बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें 5-6 पीछे का बोले, तब आपको समझ आएगा कि ही इज़ गुड और नॉट। पर ऐसे चेक ऑन टेस्ट करके तो आजकल नहीं होता है। ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा उपाय वाले एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाइए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा उपाय में वो आपको बता रहे हैं, और आपको तो पता ही है इतना कुछ नहीं हो सकता है उपाय से। अगर वो बोलते कि नहीं समाधान है मेरे पास, देन यू शुड नॉट गो टू दैट पर्सन, क्योंकि हर चीज़ की समाधान नहीं है। क्योंकि मैं एक बार मतलब शादी के टाइम पे जब ये सब चल रहा था उस समय पर जब मैं गया था उस समय पे उन्होंने कहा था कि ये पूजा करना ना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको 75,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। वही दैट्स द थिंग तो हाँ। मतलब और वही है बहुत कि ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल मतलब जो गेटअप में होते हैं, ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास भी मत जाइएगा। बहुत जो गेटअप में है, माला ये और यहाँ से यहाँ स्टोन पहन लिए, मेरे तरफ से तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाइएगा। नहीं, वेरी जेन्यून पीपल दे विल नॉट वेयर सो मच, वो क्योंकि उनको पता है इससे नहीं हो सकता है, एक दो पहन सकते हैं, लाइक दिस इज द एमराल्ड आई एम वेयरिंग, बट 1000 चीज़ें मैं नहीं पहनूंगी क्योंकि मुझे पता है इट्स नॉट, इट कैन नॉट बी। तो वो आप वो सब देख के ही फिर जाइएगा। ओके ग्रेट। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी व्यूवर्स हैं उनको काफ़ी इंसाइट मिली होगी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, जो भी आगे हो सकता है उसके बारे में। सो थैंक यू सो मच अगेन और मैं उम्मीद करता हूँ दोबारा मुलाकात होगी Same हमारी। here. It was great. It was थैंक great. यू सो मच। Pleasure.